नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब किसी छोटे से द्वीप पर 81,000 करोड़ रुपए झोंक दिए जाते हैं तो समझ लीजिए कि वहां सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं डाला जा रहा है। वहां 21वीं सदी की रणनीतिक शतरंज जो है वो बिछाई जा रही है। हिंद महासागर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो इसे नियंत्रित करता है वही एशिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार की नब्ज को पकड़ता है। अब एक नई खबर आई है कि एनजीटी ने ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वहां बंदरगाह बनेगा, सवाल यह है कि क्या यह विकास है या भारत का चीन की स्ट्रिंग ऑफ पोल्स यानी कि मोतियों की माला की रणनीति को सीधा जवाब। क्या यह सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है या हिंद महासागर में भारत की स्थायी सामरिक उपस्थिति का ऐलान? और सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या पर्यावरण और रणनीति के बीच संतुलन बन पाएगा? आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, सामरिक विश्लेषण, पर्यावरणीय आयाम और भारत चीन प्रतिस्पर्धा के बड़े संदर्भ में। क्योंकि याद रखिए, ग्रेट निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं, यह भारत की समुद्री शक्ति का भविष्य है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव या अपने विचारों को जो है वो हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत वर्सेस चीन, समुद्र में पावर गेम, ग्रेट निकोबार, 81,000 करोड़ का दांव। कुछ समाचार पत्रों ने बहुत प्रमुखता से इसे लिया है, जैसे कि हम बात करें द इकोनॉमिक्स टाइम्स की, टाइम्स ऑफ इंडिया की और मिंट की, तीनों ने प्रमुखता से इस समाचार को लिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है इस टॉपिक को लेकर लिखता है, एनजीटी ग्रीन सिग्नल्स फॉर निकोबार पोर्ट नोट सेफगार्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, एनजीटी क्लियर्स 90,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, हियर्स व्हाई इट कैन बी अ गेम चेंजर। मिंट लिखता है, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन्ड, एनजीटी नोट एनवायरमेंटल क्लियर्स एंड की कंसर्न। इसी के ऊपर हमारी बातचीत जो है वो होगी, लेकिन उसके पहले हम स्थान को देख लें मैप में जहां की हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये भारत है और ये भारत में आप ये एरिया जो देख रहे हैं ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। और ये क्षेत्र अगर हम बात करें तो इधर ही आपको बांग्लादेश, इधर श्रीलंका और इधर आपको पाकिस्तान यानी कि ग्वादर, हम्बनटोटा और इधर बांग्लादेश, तीन जगह दिख रहा है। और यहां हम स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला, जो कि चाइना की रणनीति है, इसको भी लेकर हम समझेंगे और साथ में हम समझेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। अब आइए हम मैप में देख लें, सारी चीजों को समझ लेते हैं कि ये चौथा मेगा प्रोजेक्ट है। लगभग 81,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और टोटल अगर हम बात करें तो 149.6 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया है, जिसमें टाउनशिप की बात हो रही है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लॉजिस्टिक और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। यहां बात हो रही है गैस सोलर पावर्ड एनर्जी प्लांट लगाने की 0.39 स्क्वायर किलोमीटर में। इसके अलावा 7.66 स्क्वायर किलोमीटर में ट्रांसशिपमेंट हार्बर बनाने की भी बात हो रही है। ये आपके सबसे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का लोकेशन भी देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविलियन और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों के लिए जो है इसे बनाया जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए बातों को और आगे बढ़ाएं। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर फिर से इस मैप को ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार का, तो ये अंडमान का क्षेत्र है और ये नीचे का जो क्षेत्र है ये निकोबार का क्षेत्र है। ठीक, अब इस ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर जो है, इसे अगर हम बात करें तो यहां आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिल रहा है। 10 डिग्री चैनल से और नीचे आप आएंगे तो यहां आपको 6 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, यानी कि 6 डिग्री चैनल के बिल्कुल पास का यह क्षेत्र है। और इसके अलावा और भी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें मलक्का जो है स्ट्रेट यानी कि मलक्का जलडमरू मध्य का क्षेत्र दिखेगा, जो कि यहां का एक प्रवेश क्षेत्र है। यानी कि ये सिर्फ द्वीप नहीं है साथियों, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की एक रणनीतिक चौकी है। और यहां से अगर हम बात करें तो ये एक वो समुद्री गलियारा है जहां से पश्चिम एशिया का तेल, यूरोप एशिया का व्यापार मार्ग और पूर्वी एशिया के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई का चेन जो है वो यहीं से गुजरता है। यानी कि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वैश्विक व्यापार का दिल यहीं धड़कता है।
इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड को सबसे पहली बार जो कहा गया कि ढूंढा गया डेनमार्क के द्वारा 1755 में, लेकिन 1868 में डेनमार्क ने इसे ब्रिटेन को जो है वो बेच दिया। हमने कहा कि जो पूरा का पूरा क्षेत्र है साथियों, इस क्षेत्र पे अगर नजर रखा जाए तो ये यहां से जो भी चीजें गुजर रही हैं वो केवल उनको नियंत्रित ही नहीं कर रहा है, कम से कम उसको प्रभावित भी कर सकता है। हमने कहा कि ये क्षेत्र समुद्री व्यापार का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा आपूर्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा सैन्य मूवमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक शक्ति संतुलन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्रेट निकोबार सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं कह सकते, या भारत के मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन का संभावित आधार है, और यहीं से गुजरती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लेकिन हम यहां के अलावा कुछ और भी चीजों को लेकर बात करें, आपके स्क्रीन पर साथियों ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिल रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले एक और मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, और ये आप देखिए, यहां है आपका स्वेज कैनाल। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि मैं अंडमान निकोबार से सीधे स्वेज कैनाल क्यों पहुंचा। साथियों, जिस प्रकार से मलक्का जल डमरूमध्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, वैसे ही विश्व के इंपॉर्टेंट सी रूट में आप स्वेज नहर या स्वेज कैनाल को कैसे भूल सकते हैं। यूरोप और एशिया का शॉर्टकट है। स्वेज कैनाल के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो आप मैप को देख रहे हैं, आप मैप से समझ सकते हैं सारी स्थिति को। यहाँ आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है, और ये एशिया का पश्चिम क्षेत्र देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको भूमध्य सागर और इधर आपको लाल सागर का क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। स्वेज कैनाल मिस्र में स्थित है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, अफ्रीका को चारों ओर से घूमने की आवश्यकता जो है, जो पहली कंडीशन थी कि किसी को यात्रा करना होता था तो पूरा यहां से घूम के यूरोप जाना रहता था, लेकिन स्वेज कैनाल के माध्यम से जो है एक बहुत लंबा रास्ता जो है वो कम हुआ। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो वैश्विक व्यापार का लगभग 12% मार्ग यहीं से गुजरता है। यूरोप एशिया के बीच में यह सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। तेल, गैस, कंटेनर, कार्गो, औद्योगिक सामान जो है उसकी आपूर्ति बहुत तेजी से होती है। 2021 में जब एवर गिवन यहां फंसा हुआ था, जो कि एक आपका जहाज था, तो वैश्विक सप्लाई चेन जो है बाधित हो गई थी। रोजाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। तेल और शिपिंग लागत में उछाल आ गए थे। यानी कि स्वेज कैनाल अगर बंद हुआ तो वैश्विक व्यापार जो है वो धीमा हो जाएगा, और इसलिए यह केवल नहर नहीं, यह यूरोप और एशिया की आर्थिक जीवन रेखा है, और इसका नियंत्रण वैश्विक समुद्री शक्ति संतुलन से जुड़ा है। जब हम ग्रेट निकोबार की बात करते हैं तो समझिए कि भारत भी ऐसे ही रणनीतिक समुद्री मार्ग से अपनी उपस्थिति को जो है वो मजबूत कर रहा है। चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद फिर उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। आप इंडिया यहां देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और ईस्ट में आप आ रहे हैं तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में अगर हम बात करें तो 900 किलोमीटर का स्ट्रेट है, जो कि मलय पेंसुला और सुमात्रा के बीच में जो है जुड़ता है। ये अंडमान सागर को जो है वह साउथ चाइना सी से भी इसके माध्यम से जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें, ठीक, कि मलक्का स्टेट किसको जोड़ता है, तो अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जो है वो जोड़ता है, और ये इंडियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में सबसे बिजिएस्ट रूट है। यानी कि एशिया के समुद्र की धमनी अगर हम कह सकते हैं, नर्व कह सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का है, उत्तर में इसके मलेशिया है और दक्षिण में इसका इंडोनेशिया आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका अंडमान सी देखने को मिल रहा है, और इधर अगर आप आ रहे हैं तो यहां आपको साउथ चाइना सी जो है देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया से जो है इस मैप को आप एक बार देख लीजिए। तो हमने कहा स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में कि मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में हिंद महासागर को दक्षिण चीन से जो है सागर से जोड़ने वाला क्षेत्र है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, और यह दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है। हर साल हजारों व्यापारी जहाज यहां से गुजरते हैं। पूर्वी एशिया की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई यहीं से गुजरती है। जापान, दक्षिण कोरिया, विशेषकर चीन की ऊर्जा आपूर्ति भी इसी रास्ते से होती है, और हम ये कह सकते हैं कि चीन की ऊर्जा का जीवन रेखा अगर कोई है तो यही, और चीन के लिए यही मलक्का डिलेमा है। और यहीं अगर अवरोध हो जाए तो उसकी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाएगी, औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो जाएगा, आर्थिक और सामरिक दबाव बढ़ेगा, और यहीं इंपॉर्टेंट रोल आता है किसका, ग्रेट निकोबार का। साथियों, ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का के प्रवेश के क्षेत्र के काफी निकट है। 6 डिग्री चैनल के पास है, जैसा कि हमने चर्चा किया। समुद्री यातायात की रणनीतिक निगरानी जो है वो संभावित बिंदु भी अगर हम बात करें तो यही ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो मलक्का के दरवाजे के पास बैठा है, और वहां एशिया की ऊर्जा धारा को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ऊर्जा का स्रोत है। स्वेज कैनाल के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया का शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एशिया की
आर्थिक धमनी है और इन सबके बीच में ग्रेट निकोबार भारत की सामरिक समुद्री उपस्थिति का भविष्य है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या जिसके ऊपर पूरी की पूरी जो है वो चर्चा चल रही है। साथियों, जो 81,000 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट है वो भारत की सबसे महत्वाकांक्षी समुद्री सामरिक पहलों में से एक है, जिसके केंद्र में ग्रेट निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार में अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है गालाथिया बे। आइए उसको भी हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक, हमने बात किया किसके बारे में? हमने बात किया गालाथिया बे के बारे में, और उसको देख एक सेकंड में मैप आपके सामने ला दूं, फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये देखिए, तो आपको ये गालाथिया का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। ये गालाथिया नेशनल पार्क का एरिया है, ये गालाथिया बे जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, गालाथिया बे के बारे में अगर हम बात करें तो ये गहरे पानी का बंदरगाह है। बड़े कंटेनर जहाज सीधे यहां रुक सकेंगे और इसका लक्ष्य ये है कि जो भारत की निर्भरता कोलंबो और सिंगापुर पे था, विदेशी हब की निर्भरता जो है उसको कम करना है। भारत अभी अपने कंटेनरों का बड़ा हिस्सा जो है वो पोर्ट ऑफ कोलंबो या पोर्ट ऑफ सिंगापुर के माध्यम से ट्रांसशिप करता था, और भारत का उद्देश्य है कि भारत खुद हिंद महासागर में एक ट्रांसशिपमेंट हब जो है बनाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, 4000 पीक आवर यात्री की क्षमता हो, नागरिक और सामरिक उद्देश्य हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में त्वरित लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, और यह केवल पर्यटन के लिए नहीं, सामरिक एयर लॉजिस्टिक बेस के रूप में यूज करना। इसके अलावा हमने यहां बात किया कि गैस और सोलर पावर के ऊपर अगर हम बात करें, यानी कि भारत अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता, भविष्य के औद्योगिक और सैन्य उपयोग के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति और हरित ऊर्जा का मिश्रण जो है शुरू कर सकता है। हमने यहां बात किया ग्रीनफील्ड तटीय टाउनशिप के बारे में। हमने बात किया कि भारत यहां टाउनशिप बनाना चाहता है, यानी कि आधुनिक शहरी आधारभूत संरचना, बंदरगाह और एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम भारत जो है वो यहां रखना चाहता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो दीर्घकालिक जनसंख्या और औद्योगिक सुधार के क्षेत्र में काम करना चाहता है, यानी कि भारत सिर्फ विकास परियोजना ही नहीं, यहां समुद्री शक्ति, लॉजिस्टिक हब, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य पहुंच और इंडो पैसिफिक उपस्थिति करके ग्रेट निकोबार को एक पोर्ट के रूप में नहीं बल्कि भारत के सामरिक इकोसिस्टम के रूप में जो है वो बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है ये जनजातीय से जो है वो भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि विकास के साथ साथ विनाश भी जो है वो साथ में चलता रहे। साथियों, किसी भी विकास परियोजना का मूल्यांकन सिर्फ जीडीपी के से नहीं होता, वह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें समाज और प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार किया, वहां कौन लोग रहते हैं। तो ये क्षेत्र जो है साथियों, ये निकोबारी जनजाति, शोम्पेन जनजाति, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको कि पीवीटीजी कहा जाता है, ये रहता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो साथियों, यहां रहने वाले जो शोम्पेन समुदाय है उनकी संख्या मात्र 229 थी, और यह संख्या केवल आंकड़ा नहीं है, यह अत्यंत संवेदनशील सांस्कृतिक अस्तित्व का जो है वो संकेत है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो ग्रेट निकोबार का जो क्षेत्र है वो घने उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र है। यहाँ कोरल रीफ है, यहाँ समुद्री जैव विविधता है, दुर्लभ वन प्रजातियां हैं, और यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और यहाँ की पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ के एनवायरमेंट के बारे में बात करें, तो बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा नाजुक है, यानी कि एक बार उसकी क्षति हुई तो उसका पुनर्स्थापन जो है वो करना काफी कठिन है। और फिर से यही प्रश्न उठता है कि क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं? तो यह केवल तकनीकी प्रश्न नहीं है साथियों, ये नैतिक प्रश्न भी है कि यहाँ की जनजातियां कहीं प्रभावित तो नहीं होंगी, यहाँ का परिस्थिति कहीं संतुलन बिगड़ेगा तो नहीं, क्या दीर्घकालिक पर्यावरणीय लागत को जो है इस 81,000 के करोड़ के परियोजना में जो है वह ध्यान रखा जाएगा? क्या एनजीटी ने जो इसे कानूनी मंजूरी दे तो दी है, लेकिन क्या यह कानूनी अनुमति अंतिम समाधान है? सामाजिक, पारिस्थितिकी और नैतिक बहस अभी भी जो है उसको जारी है। साथियों, विकास का प्रश्न हां या ना से नहीं सुलझता। प्रश्न यह है कि हम ऐसा मॉडल बना सकते हैं जिससे कि जनजातीय गरिमा सुरक्षित रहे, पर्यावरण भी संरक्षित रहे, सामरिक हित भी पूरे हों, और यदि संतुलन बना रहा तो यह आदर्श मॉडल जो है वो साबित होगा, और यदि संतुलन बिगड़ा तो इतिहास इसे अलग तरह से याद रखेगा। लेकिन फिर से प्रश्न यही आता है कि चीन की जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल की रणनीति है, उस रणनीति को घेरने के लिए भारत क्या कर रहा है, भारत किस हिसाब से जो है वो काम कर रहा है? साथियों, हिंद महासागर आज सिर्फ व्यापार का मार्ग नहीं है, यह महाशक्तियों के रणनीतिक शतरंज भी जो है वो बन चुका है।
चीन की तथाकथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का अर्थ है कि हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसे बंदरगाहों और सुविधाओं का नेटवर्क विकसित किया जाए जो देखने में वाणिज्यिक तो हो लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सामरिक उपयोग के रूप में भी यूज किया जा सके। जैसे कि चीन ने आपका जो मोतियों की माला यानी कि पोर्ट्स और बेस के माध्यम से जो है वो पर्ल्स यानी कि मोती जो है वो गठित किया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो चीन के पास पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में ग्वादर पोर्ट देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में अगर हम बात करें तो यहां उसको हम्बन टोटा मिल रहा है जिसको उसने 99 वर्ष की लीज पर लिया है। भारत के निकट सामरिक उपस्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन का जो सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो इसने जिबूती को लिया है ना, विदेशी, जो कि लाल सागर में अगर हम बात करें तो ये प्रवेश का द्वार है। इसके अलावा म्यांमार में अगर हम बात करें तो म्यांमार का आप कैपू को कैसे भूल सकते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी तक सीधा पहुंच है, ऊर्जा पाइपलाइन कनेक्टिविटी है। बांग्लादेश में चटगांव को कैसे भूल सकते हैं और मालदीव को कैसे भूल सकते हैं। यानी कि चीन का जो मोतियों की माला की संकल्पना है वह एक रणनीतिक उद्देश्य यह है कि ऊर्जा मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता है, मलक्का डिलेमा को कम करना चाहता है, हिंद महासागर में नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाना चाहता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट चेन को जो है तैयार करना चाहता है और भारत को सामरिक रूप से घेरना चाहता है। और यही भारत का जवाब आता है कि जब हिंद महासागर में चीन जो है वो मोतियां जोड़ रहा है तो भारत ग्रेट निकोबार जैसे रणनीतिक बिंदुओं को विकसित कर रहा है। और यह प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री शक्ति का शांत प्रतिस्पर्धा है। 21वीं सदी की लड़ाई बंदूकों से कम और बंदरगाहों और समुद्री मार्ग से जो है वो अधिक लड़ी जाएगी। साथियों, भारत की जो प्रतिक्रिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर, भारत ने आक्रामक विस्तार नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन यानी कि स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की नीति अपनाई है। और ये कोई विश्लेषक यानी कि अगर हम बात करें तो ये कई विश्लेषकों ने इसे नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में जो है वो बताया है, यानी कि सहयोग और पहुंच का एक ऐसा नेटवर्क भारत हिंद महासागर में मजबूत कर रहा है जिससे कि भारत की उपस्थिति जो है वो काफी मजबूत हो। और इसको लेकर भारत ने ओमान में अगर हम बात करें तो भारत ने ओमान में डॉकम पोर्ट बनाया है जो कि लॉजिस्टिक एक्सेस और अरब सागर के क्षेत्र में सामरिक गहराई। इसके अलावा ईरान में भारत ने चाबहार पोर्ट को लिया ही है जिसके माध्यम से मध्य एशिया तक भारत के पहुंच हो, पाकिस्तान को बायपास करने का विकल्प हो। इसके अलावा मॉरिशस में अगर हम बात करें साथियों तो मॉरिशस के क्षेत्र को आप देख सकते हैं। तो मॉरिशस के क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां आपको एगलिगा आइलैंड देखने को मिल रहा है जहां की एयर स्ट्रिप जो है वो भारत बना रहा है, समुद्री निगरानी कर रहा है और दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है। इसके अलावा भारत आईएनएस वर्षा को यूज कर रहा है, अंडमान निकोबार कमांड को मजबूत कर रहा है। भारत क्वाड का सदस्य है जिसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इंडो पैसिफिक के मुक्त और खुली समुद्री मार्ग को सुनिश्चित करने की रणनीति है। साथियों, रणनीतिक दर्शन के रूप में अगर हम बात करें तो भारत की नीति टकराव की नहीं, घेराबंदी की नहीं, भारत प्रमुख चुनौतियों से जो है वो लड़ना चाहता है। और प्रश्न यही है कि यहाँ की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। विकास जितना बड़ा होगा साथियों उसकी चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा गंभीर होंगी। ग्रेट निकोबार परियोजना भी इससे अछूती नहीं है। पर्यावरण का जोखिम है, घने उष्णकटिबंधीय वन है, दुर्लभ वन प्रजातियां हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, मैंग्रोव हैं। चिंताएं हैं, बड़े पैमाने पे वनों की कटाई होगी, प्रवाल भित्तियों को क्षति होगी, तटीय परिस्थिति संतुलन बिगड़ेगा और इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर वृद्धि के प्रति अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यानी कि अगर यहाँ की परिस्थिति अस्थिर हुई तो दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी जो है वो प्रभावित होंगे, जनजातियों के अधिकार भी जो है वो छीने जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो सैन्यीकरण अगर इस क्षेत्र में होगा तो ज्यादा सैन्यीकरण से हिंद महासागर में शक्ति प्रतिस्पर्धा जो है वो तीव्र होगी, पड़ोसी देश की संवेदनशीलता बढ़ेगी, तो कई सारी समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो भारत की जो ये पूरी की पूरी परियोजना है, इस परियोजना के बारे में अंततः हम यही कह सकते हैं कि ग्रेट निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं, यह 21वीं सदी का समुद्री शतरंज बोर्ड है। चीन मोती जोड़ रहा है तो भारत हीरे सजा रहा है और हिंद महासागर अब वैश्विक शक्ति राजनीति का केंद्र बन चुका है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए जीएस बूस्टर जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया से। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।